जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज अपना साइंस की सीरीज़ में अपना इसका जो पेडागोजिकल पार्ट आता है 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें हम लोग अपनी क्लास नंबर 4th कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। अब तक हम लोगों ने पेडागोजी का 3 क्लासेस कंप्लीट कर लिया है। आज आपकी 4th नंबर की क्लास है साइंस पेडागोजी का। ठीक है। और आज की इस क्लास में हम लोग असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन पर बात करेंगे। आज का जो चैप्टर होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ तक कि आपको इस चैप्टर से केवल साइंस के लिए नहीं, बल्कि आपको मैथ में, आपको इंग्लिश में, आपको सीडीपी में भी यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इस क्लासेस में क्या क्या कवर करते हैं, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है सारा का सारा एनसीईआरटी बेस्ड होता है और साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को अपनी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। देखते हैं क्या है टॉपिक आपका। आज का जो टॉपिक हमने बताया क्या है, असेसमेंट यानी कि आकलन या फिर इसी को बोला जाता है मूल्यांकन। मूल्यांकन, ठीक है ना, ये इसका नाम होता है। तो देखिए इसमें से जो क्वेश्चन हमने पहले भी आपको बता दिया, सीडीपी में भी आता है क्वेश्चन यहाँ से, साथ ही साथ आपका इंग्लिश में भी आता है और साथ में आपका मैथ में भी आता है और साइंस में भी आता है। तो ये जो आज का टॉपिक होने वाला है, लगभग आप समझ के चलिए 3 से 5 क्वेश्चन तो आपको इसी टॉपिक से देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन, मूल्यांकन का मतलब होता है कि मूल्यों को आंकना, मतलब मूल्यों को जांचना। ठीक है ना। तो मूल्यांकन क्या हेल्प करता है और कितने तरह के मूल्यांकन होते हैं, इससे स्टूडेंट और टीचर को क्या बेनिफिट होता है। तो देखिए मूल्यांकन एक ऐसी चीज होती है जिससे अध्यापक को भी प्रॉफिट होता है और साथ ही साथ स्टूडेंट को भी प्रॉफिट होता है। मूल्यांकन जैसे आप लोग जानते होंगे कि जैसे हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, जैसे बच्चा मान लो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है। ठीक है। तो अब उसके एग्जाम्स होते हैं। एक एग्जाम्स होता है जो सालाना होता है, वो भी एक तरह का मूल्यांकन में आता है कि साल के अंत में उस बच्चे का मूल्यांकन किया गया कि उसके कितने नंबर आए, किस सब्जेक्ट में वो कितना मजबूत है, किस सब्जेक्ट में कमजोर है, कौन से टॉपिक को अच्छे से समझ पा रहा है, कौन से टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पा रहा है। तो इन तरह की सारी जो जानकारियां हम इकट्ठा करते हैं उसी का नाम होता है क्या, मूल्यांकन। मूल्यांकन और साथ ही साथ मूल्यांकन क्या करता है, टीचर को टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं उसका भी फीडबैक देता है। ठीक है। तो हमें जो पढ़ना है यहाँ पे 3 तरह के मूल्यांकन के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। तो देखिए पहला जो आपका मूल्यांकन का तरीका होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, जिसको कि ऐसे बोला जाता है। ऐसे ये होता है शिक्षण के अंत में इसका मूल्यांकन बेहतर, इसकी हिंदी जो होती है शिक्षण के अंत में मूल्यांकन। ठीक है ना। इसको बोलते हैं ऐसे। इसका मतलब ये आपका ईयरली हो सकता है, आपका छमाही हो सकता है, 6 मंथ पे हो सकता है। मतलब कि कुल मिलाकर के आप किसी बच्चे को अगर पढ़ा रहे हैं तो उसकी पूरी क्लास के अंत में, क्लास मतलब कि जैसे 5वीं क्लास है तो 6 महीने या 8 महीने का जो कोर्स है उसके अंत में जो उसका फीडबैक आप ले रहे हैं, जो सालाना और छमाही एग्जाम हो रहा है वो किसके अंदर आता है, ऐसे, मतलब कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये जो वर्ड है इनका ध्यान रखना। 3 तरीके की लर्निंग हमें पढ़नी है असेसमेंट की। कौन सी, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये होता है पढ़ाने के अंत में। दूसरा होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग और तीसरा होता है असेसमेंट एज लर्निंग। तो तीनों वर्ड को याद रखना, ऑफ, फॉर, एज। ठीक है ना। तो ऑफ का मतलब समझ गए कि जब आप पढ़ाई कंप्लीट करवा चुके बच्चे को तब उसका आप रिजल्ट देख रहे हैं, उससे मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर हम इन तीनों की तुलना करें तो ये थोड़ा सा कम इफेक्टिव होता है। इससे हमें क्या होता है, बच्चे का केवल रिजल्ट पता चलता है फाइनल, हम उसमें कुछ निदान नहीं कर पाते, कुछ कमियों का। इस मूल्यांकन से केवल हम ये डिसाइड कर पाते हैं बच्चा पास हुआ या बच्चा फेल हुआ है। ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मीनिंग। दूसरा जो असेसमेंट आता है, मूल्यांकन आता है
असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसको कि FA बोला जाता है। इसकी जो हिंदी होती है, हिंदी वाले बच्चे आप समझ लीजिए, इसकी हिंदी होती है शिक्षण के दौरान मूल्यांकन, कि जब आप पढ़ा रहे हैं चैप्टर उस दौरान पे जो आप मूल्यांकन या फीडबैक लेते हैं वो होता है, ये दौरान होता है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या आता है, जैसे मान लो आप कोई चैप्टर पढ़ाएं तो क्लास में आपने यूनिट टेस्ट ले लिया, यूटी हो गया, ठीक है ना। आप जो है क्विज करा लिए किसी तरीके से, आप 15 दिन पे चैप्टर टेस्ट ले लिए, ठीक है ना। तो ये सारे जो मूल्यांकन होते हैं ये किस में आते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग में आते हैं, FA में आते हैं। ये बहुत अच्छा होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। इससे क्या फायदा होता है, जैसे मान लो आप कोई चैप्टर बच्चे को पढ़ाए, उसके तुरंत बाद यूनिट टेस्ट ले लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि इस बच्चे की इस पर्टिकुलर चैप्टर में कहां पे कमी रह रही है। तो उस कमी को जान करके आप उस बच्चे का निदान कर पाएंगे, अच्छे से और सिखा पाएंगे, ठीक है ना। तो ये समझ गए असेसमेंट फॉर लर्निंग कब होता है, शिक्षण के दौरान होता है। ये जब आप पढ़ाई टीचर को बच्चे को पढ़ा रहे होते उस दौरान आप करते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा आपका आ जाता है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब होता है सेल्फ से, बच्चा अपना स्वयं का मूल्यांकन करता है खुद से। यहाँ पे सेल्फ मूल्यांकन या पीयर्स, मतलब बच्चा खुद से अपने जो पढ़ाई किया है उसका जांच करता है, या फिर क्या करता है अपने सहपाठियों यानी अपने पीयर्स से अब क्वेश्चन पूछ के और इन चीज़ों को जान करके क्या करता है, जानकारी इकट्ठा करता है कि हमने कितना सीखा। जैसे मान लो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की, तो अब आपके साथ जरूरी नहीं कि हर बार टीचर हो, तो आप लाइब्रेरी में बैठ करके अगर टेस्ट पेपर लगा करके फिर उसका मूल्यांकन करते हैं, तो कि फीडबैक निकालते हैं कि हम कहाँ पे कमजोर हैं, कहाँ पे मजबूत हैं, तो ये बोला जाता है असेसमेंट एज लर्निंग या सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं, स्वयं मूल्यांकन बोला जाता है, ठीक है, या इसे पीयर्स मूल्यांकन भी बोला जाता है। तो तीनों तरीके के मूल्यांकन आप समझ गए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसी बच्चे का आपने छमाही परीक्षा में रिजल्ट देखा है तो वो किस मूल्यांकन के अंदर आएगा, तो आप बोलोगे कि सर वो आएगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंतर्गत। अगर आप यूनिट टेस्ट लेते हैं तो असेसमेंट फॉर लर्निंग के आता है दौरान। अगर बच्चा खुद स्वयं मूल्यांकन करता है तो वो आता है किसमें, असेसमेंट एज लर्निंग के तौर पर, ठीक है। यहां तक समझ गए। चलो, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें कि मूल्यांकन का एम क्या है, हमें मूल्यांकन करना क्यों होता है, तो उसकी अगर हम जानकारी लेना चाहें तो हमें मूल्यांकन करने के कई सारे उद्देश्य पता चलते हैं। जैसे मैंने कई सारे उद्देश्य आपके सामने लिख रखे हैं। पहला उद्देश्य है कि जैसे ज्ञान की जांच करना, इसमें ज्ञान की जांच का स्टूडेंट के भी ज्ञान की जांच हो जाती है, साथ ही साथ अध्यापक के भी ज्ञान की जांच हो जाती है जब आप उसका मूल्यांकन करते हैं। जैसे मैंने किसी बच्चे को पढ़ाया तो उसका जब मूल्यांकन होगा तो एक तो पता चलेगा कि बच्चे के अंदर कितना ज्ञान है, दूसरे ही आपको ये पता चलेगा कि इसे जिस अध्यापक ने पढ़ाया उसके अंदर कितना ज्ञान है, तो दोनों लोगों के ज्ञान की जांच हो जाती है, ठीक है ना। तीसरा क्या होता है, बच्चे के अंदर कितना विकास हुआ उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है मूल्यांकन करने से। चौथा इसका उद्देश्य क्या होता है, अधिगम की प्रेरणा, कि बच्चा कितने अच्छे से सीख रहा है, उसके अंदर कोई सीखने की प्रेरणा है कि नहीं है, वो मूल्यांकन से पता चल जाता है, ठीक है ना। और क्या पता कर पाते हो आप असेसमेंट से, तो आप पता कर पाते हैं कमियों को पहचान कर उनका निदान भी कर पाते हैं। जैसे आपने टेस्ट लिया यूनिट टेस्ट, तो यूनिट टेस्ट क्यों लिया बच्चे का, ताकि आप ये जान पाओ कि कहाँ कमी रह गई है, उसका निदान कर पाओ, उसको डायग्नोज कर पाओ, उसको हटा सको उस कमी को, ठीक है ना। तो ये सारे कई सारे उद्देश्य होते हैं मूल्यांकन के। और क्या होता है, कुशलता की जांच करना। कुशलता किसकी कुशलता, शिक्षक कितना पढ़ाने में कुशल है या स्टूडेंट पढ़ने में कितना कुशल है, ये आप कैसे पता करेंगे, मूल्यांकन कर करके, असेसमेंट करके, ठीक है ना। ये हो गया। और क्या क्या जांच सकते हैं मूल्यांकन से, आप योग्यता की जांच कर सकते हैं कि अध्यापक कितने योग्य है। अगर आप अध्यापक की जांचना चाह रहे हैं तो ये पता कर पाएंगे इस मूल्यांकन से कि अध्यापक कितना योग्य है, साथ ही साथ आप ये भी पता कर पाएंगे कि बच्चा उसके कितने योग्य है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए, एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारी चीजें हैं। अब हम इसमें देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहां से पता करेंगे। अच्छा, एक चीज का आपको और ध्यान देना है कि जब आप असेसमेंट कर रहे हो बच्चे का, मतलब कि जब बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हो, तो अगर आपको कोई वस्तु इस्तेमाल करने की बात आती है तो आप ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल करोगे जो आसानी से उपलब्ध हो,
और बच्चों के लिए खतरे का काम ना करे ऐसी चीजों का इस्तेमाल करोगे मूल्यांकन के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने इन सारे कॉन्सेप्ट पे और मजबूती बनाने के लिए इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं, ताकि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते हैं। क्या है, कह रहा है विज्ञान में विद्यार्थियों की संकल्पनात्मक समझ का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से क्या सहायक नहीं है। ये देखना है हमें, नेगेटिव चीजें पकड़नी है कि क्या सहायता नहीं करेगा संकल्पनात्मक समझ के लिए बच्चों के अंदर है कि नहीं है। ठीक है ना, तो नेगेटिव आंसर आपको पकड़ना है। देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि अवधारणा आधारित परीक्षणों पर विद्यार्थियों की योग्यता का विश्लेषण करना। ये तो सही आंसर है, सही बात है ना, कि आप जो चीजें पढ़ाए हैं उस पे देखेंगे ना कि बच्चे का परफॉर्मेंस क्या है, उसका विश्लेषण करेंगे तभी तो जान पाएंगे। ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन हमें नेगेटिव आंसर चाहिए, तो ये आंसर तो कट गया आपका। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है विद्यार्थियों के उत्तरों को सावधानी पूर्वक सुनना और उनके विचारों पर प्रतिक्रिया देना। ये भी पॉजिटिव बात है। भाई आप बच्चों की समस्या सुनेंगे, उनके आंसर्स को जानेंगे, क्या कमी रह गई, क्या चीजें एक्स्ट्रा हो गई, उन सारी चीजों को तभी तो उनको फीडबैक दे पाएंगे, बता पाएंगे। तो ये भी आपका पॉजिटिव है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, चुनौतीपूर्ण मानकों से तुलना करते हुए विद्यार्थियों को एक सीधा स्पष्ट प्रतिपुष्टिकरण देना। यहां पे देखिए तुलना की बात करी है कि, लेकिन यहां पे किसी स्टूडेंट से तुलना नहीं किया है। अगर ये स्टूडेंट का स्टूडेंट से तुलना करता तो ये आंसर नेगेटिव में चला जाता, लेकिन यहां पे चुनौतीपूर्ण मानकों से तुलना करके भाई आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दोगे तभी तो बच्चे का आकलन कर पाओगे कि किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बच्चा सॉल्व कर पा रहा है। जैसे मैथ आप पढ़ा रहे हैं, पहले बिल्कुल छोटा सा दिया, आपने देखा कि कर लिया, थोड़ा लेवल बढ़ाया, तभी तो चुनौतीपूर्ण क्वेश्चन दोगे, तभी तो तुलना कर पाओगे कि हाँ अब बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, तो ये भी पॉजिटिव आंसर है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा आपका। ठीक है ना, तो वैसे अब एक ऑप्शन बचता है तो यही इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन हम इसको भी जांच लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी पद्धत कार्यों को समय पर जमा करे, कि भाई आप ये इंश्योर करोगे कि बच्चा जो है, जो भी आप असाइनमेंट दे रहे हो उसे टाइम से सबमिट कर रहा है कि नहीं। ये कोई उद्देश्य नहीं होता आकलन का कि बच्चा टाइम से लेकर के, आपको यही नहीं पता है कि बच्चा कैसे करके आ रहा है। हो सकता है वो अपने बड़े भाई या कहीं से करवा करके असेसमेंट लेकर, केवल टाइम से जमा करने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये ऑप्शन गलत क्यों है। ठीक है ना, कि विद्यार्थी पद्धत कार्यों को समय पर ना करे वो चलेगा, लेकिन अपनी समझ से करे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों को बहुत सारी चीजें मैं देने वाला हूं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है विज्ञान के मूल्यांकन के लिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको पॉजिटिव आंसर पकड़ना है अब यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे कह रहा है कि वस्तुनिष्ठता और समतुल्यता के लिए सभी विद्यार्थियों को एक ही प्रकार के कार्य देने चाहिए। कह रहा है सेम टाइप ऑफ टास्क शुड बी गिवन टू ऑल स्टूडेंट फॉर ऑब्जेक्टिव एंड पियरिटी। ठीक है भाई, देखो आप तो ये तो एक तरह से अगर देखा जाए यहाँ पे पॉजिटिव आंसर ढूंढना है, जबकि ये नेगेटिव आ रहा है। बताइए क्लासरूम में इतने सारे स्टूडेंट हैं, आप अगर एक ही तरह के प्रॉब्लम से उनका आकलन करने लग जाएंगे तो आप तो ये चीजें आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे। कोई किसी फील्ड में एक्सपर्ट होता है, कोई किसी फील्ड में एक्सपर्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मछली और बंदर में तुलना करें तो हम ये तो नहीं करेंगे कि मछली पेड़ पे नहीं चढ़ पा रही है तो इसके लिए उसको कुछ नहीं आता है, ना ही हम किसी बंदर की क्वालिटी इससे नहीं डिसाइड कर सकते कि बंदर तो पानी में नहीं तैर पा रहा है। भाई मछली अपने आप में कैपेबल है पानी में तैरने के लिए, वहीं बंदर अपने आप में कैपेबल है पेड़ों पे दौड़ने के लिए। तो हर एक व्यक्ति का, हर एक स्टूडेंट का अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग समझ होती है, तो हमें अलग अलग कार्य पद्धति भी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सेम टाइप के अगर आप लोगे तब तो ये तो नेगेटिव हो गया। वस्तुनिष्ठता और समतुल्यता के लिए सभी विद्यार्थियों को एक ही प्रकार का कार्य देना, ये नेगेटिव की तरफ जाता है। ठीक है ना, आपको उनके एज, उनके क्वालिटी और उनकी समझ के हिसाब से क्वेश्चन देना है। तो ये तो ऑप्शन कट गया आपका। अगला आपसे कह रहा है
कि उत्तरों मतलब आंसर्स के मूल्यांकन में सही वैज्ञानिक शब्दावली का उपयोग एकमात्र मानदंड होना चाहिए। सबसे पहले तो ओनली वर्ड आ गया, एकमात्र आ गया, तो वैसे ही गलत हो गया, ये नेगेटिव की तरफ चला गया, जबकि हमें पॉजिटिव आंसर ढूंढना है, तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, कह रहा है कि विद्यार्थियों का अपने उत्तरों के लिए दिया गया तर्क मूल्यांकन का एक आधार होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अगर आप बच्चे का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बच्चे ने जो आंसर किया है उसी के बेस पर तो आप उसका मूल्यांकन करोगे, उसी को आधार मान के तो मूल्यांकन करोगे ना, इसलिए ये बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है, ठीक है ना। तो तीन में से केवल और केवल एक ही ऑप्शन हमें पॉजिटिव मिला, जो कि थर्ड है। तो आपका इन चारों में से ऑप्शन जो हो जाएगा ओनली थर्ड, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ गए? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि शोध ने यह निर्देश किया है, मतलब कोई रिसर्च हुआ है, उससे एक ये निर्देश हुआ है कि छात्र कक्षा में विज्ञान की संकल्पनाओं के बारे में मत विचार लेकर आते हैं। कोई रिसर्च हुआ है तो वहां पे ये पता चला है कि बच्चा अपने साथ अपने खुद के मत, खुद के विचार लेकर आता है क्लासरूम में। ये तो सही बात है। जब हम पहली बार किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो पहले से हमारे पास कुछ ज्ञान तो होता है, हमारे कुछ खुद के विचार होते हैं, कुछ खुद के मत होते हैं। तो यही चीज रिसर्च में भी पाई गई, ये तो अच्छी बात है। तो कह रहे हैं जो कि वैज्ञानिक मतों से भिन्न भी हो सकते हैं, बिल्कुल भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि हमारे खुद के मत हैं, वो स्टूडेंट के खुद के मत है, तो जरूरी नहीं कि साइंस के अकॉर्डिंग हो, वो अलग भी हो सकते हैं। बिल्कुल ये चीजें सही है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस वैकल्पिक संकल्पना की विशेषता नहीं है। ठीक है ना, तो हमें विशेषता नहीं है उसकी जांच करनी है। पहला कह रहा है कि वे स्थिर अचल है। ये सही है कि आपने जो अपना मत लेकर के क्लासरूम में एडमिशन लिया है भाई वो स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है। हम अगर ये मान करके अगर आए हैं कि सूर्य पश्चिम में निकलता है तो इसके पीछे कुछ स्टेबिलिटी है, क्योंकि पुराने ज्ञान हमसे जुड़े हुए हैं कि हमने स्कूल में देखा है या प्रैक्टिकल रूप से देखा है, तो वो स्थिर है। जो हम ज्ञान अपने विचार लेके आए हैं वो स्थिर है, तो ये इसकी विशेषता होगी। तो लेकिन इसने नॉट वाला पूछा है, तो ये ऑप्शन तो कट गया आपका। दूसरा क्या कह रहा है, दे आर इजी टू चेंज, वे सरलता से परिवर्तन हो सकते हैं क्या। ये गलत हो गया भाई, ये ऑप्शन नेगेटिव चला गया। हम अगर कोई चीज अपने अंदर, कोई बच्चा जो है किसी मान लो गांव से निकल के आया है, तो उसके अंदर उसकी जो धारणाएं हैं एकदम से चेंज नहीं कर सकते आप। इतना आसान नहीं है परिवर्तन करना, यही टफ होता है। इसीलिए तो मेहनत होती है कि अगर कहा जाता है कि किसी बच्चे को आप गांव में हिंदी मीडियम से पढ़ा दो, तो मैं बता रहा हूं अगर वो 10वीं क्लास तक हिंदी मीडियम में पढ़ लिया है तो उसके विचारों को बदल पाना इतना आसान नहीं है। आप अगली क्लास में अगर चाहे उसको सीबीएसई या आईसीएसई में लेके चले जाओ, ये परिवर्तन करना आसान नहीं होता, ये एक टफ काम हो जाता है। जबकि इन्होंने कहा है कि दे आर इजी टू चेंज, बिल्कुल इजी नहीं होते हैं। साइंस के परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम मान के चलें, अगर बच्चे के दिमाग में शुरू से ये बैठा हुआ है कि एक गेंद जो है छत से नीचे किसी बच्चे के खींचने की वजह से किसी और धारणा उसने माइंड में बैठा ली है, तो इतना आसान नहीं है चेंज करना, जब तक आप उसको मेहनत से कॉन्सेप्ट साथ ही साथ प्रैक्टिकल सब कुछ नहीं सिखा देते। ठीक है ना, तो इसका जो ये नेक्स्ट आंसर हो गया नेगेटिव हो गया, और उसने नेगेटिव वाला ही पूछा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको मैं और ऑप्शन से दिखा भी देता हूं। कह रहा है वे अवलोकित की जा सकती हैं, परिघटनाओं से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल, जब नई नई चीजें आप जब अच्छे से सिखाने लग जाएंगे तो प्रभावित हो रही हैं, आप इस चीज को देख भी पाएंगे, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा, ये तो सही है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, वे विकास के समान प्रतिमानों का अनुसरण करने की ओर अभिमुख होते हैं। हाँ, हो जाएंगे अभिमुख, धीरे धीरे चीजें सीखते रहेंगे और धीरे धीरे चेंजेस आते रहेंगे उनके जो खुद के विचार हैं। ठीक है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव पे। ठीक है, तो यहां पे जो करेक्ट, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बिल्कुल सबसे सही आंसर बी ऑप्शन है। ठीक है, शाबाश। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। यहां पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में उच्च प्राथमिक स्तर पर आकलन संबंधी हमारी समकालीन समझ से मेल खाता है। ठीक है ना, तो यहां पे आपको पॉजिटिव आंसर ढूंढना है। कह रहे कौन सा विज्ञान में उच्चतर प्राथमिक मतलब 6 to 8th स्टैंडर्ड के आकलन संबंधी हमारी जो समकालीन समझ में से मेल खाता है, जो हम चाहते हैं वही वो चाहते हैं, उससे वैसा आंसर ढूंढना है। तो जरा चारों ऑप्शन ढूंढिए, पॉजिटिव आंसर ढूंढना है।
पहला कह रहे हैं कि स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को योग्यता के आधार पर क्रमबद्ध कर देना चाहिए। मेरिट ऑर्डरिंग स्टूडेंट शुड बी, अच्छा इंट्रोड्यूस, ठीक है। ये देखिए क्रमबद्धता एक तरह से नेगेटिव की तरफ जाता है, यहां पे हम थोड़ा सा होल्ड करेंगे, पहले हम और ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है कि आंतरिक आकलन की अपेक्षा बाह्य परीक्षण को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। आंतरिक आकलन की अपेक्षा बाह्य परीक्षण को अधिक, ये सरासर गलत हो गया, ये बिल्कुल नेगेटिव है। आपको मैंने बताया ना, ये तो फिर ऐसे को सपोर्ट कर रहा है जो साल के अंत में होता है। क्या आप केवल ये सपोर्ट करेंगे बच्चे को कि केवल आप सालाना या छमाही एग्जाम दे दो आपका हो गया? नहीं, आंतरिक परीक्षण आपको करना है, उसका आंतरिक रूप से एफए करना है, आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूज करना है कि यूटी लो और इस तरीके की चीजें, तब जाकर के आप उसके संबंधित आकलन कर पाएंगे। तो ये तो गलत हो गया। आगे देखते हैं अगला ऑप्शन क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला कह रहा है कि आवर्त परीक्षणों के लिए के लिखित और प्रायोगिक दोनों संगठन होने चाहिए। द पीरियोडिक टेस्ट शुड हैव बोथ अ रिटन एंड एन एक्सपेरिमेंटल। ये बिल्कुल सही है, ये पॉजिटिव है। देखिए आप लिखित के साथ साथ अगर एक्टिविटी भी कराते हैं क्लास 6 to 8 के बच्चे के लिए, तो ये आकलन में और ज्यादा पॉजिटिव है। तो पहले वाले ऑप्शन से भी ज्यादा पॉजिटिव मुझे सी ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। आगे क्या कह रहा है, खुली किताब परीक्षाओं से बचना चाहिए क्योंकि ये नकल करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती हैं। देखिए अगर देखा जाए तो ये एक तरीके का नेगेटिव आंसर होता है। कहा जाता है कि बच्चे को प्रैक्टिकल रूप से आप उनकी चीजें रखो, लेकिन डायरेक्ट आंसर वहां से नहीं मिलने चाहिए बुक से। ओपन बुक परीक्षा के लिए तो कई बार सीबीएसई ने इस पे विचार किया हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव की तरफ चला, आपका मतलब पॉजिटिव जाता है, जबकि इन्होंने कहा है नकल को बढ़ावा देता है, तो ये गलत हो जाता है आपका ऑप्शन, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए सी ऑप्शन होना चाहिए। एक बार मैं इसको थोड़ा सा, मुझे इस पर कुछ डाउट हो रहा है, मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूं, आप 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपका, अच्छा निम्नलिखित में से, अच्छा 1 सेकंड का बस टाइम चाहिए आप लोगों से, देख लेता हूं, ताकि क्योंकि देखिए रिकॉर्डिंग मोड पे रहता है तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है क्योंकि आप लोग लाइव नहीं रहते, अदरवाइज यहीं पे कंफ्यूजन क्लियर हो जाता। अच्छा 1 सेकंड, बस 1 सेकंड, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन हमने चुना है बिल्कुल अपना आंसर बिल्कुल राइट है, कोई संशय की बात नहीं है। चलिए हमने सारे ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया, वेरी गुड। अब बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, उसको समझ लेते हैं। यहां पे कहना चाह रहा है कि छात्रों में दहन को प्रभावित करने वाले कारक की अवधारणा समझ का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक कार्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होगा। तो देखिए बच्चों के बीच आप ना ये समझाना चाहते हैं कि जो दहन प्रक्रिया है वो किस तरह से काम करती है, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो अब उसके लिए कौन सा वास्तविक कार्य है जो आप करके दिखा सकते हैं। मैंने आपको समझाया, जब भी आप असेसमेंट करोगे तो आप आसान से आसान चीजों को अपने पास लोगे, अपने कार्य को अंजाम देने के लिए इकट्ठा करोगे कि आप पढ़ाते टाइम आपके साथ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो एग्जाम्पल देने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं पेन से समझा सकूं या मेरे आजू बाजू जो भी चीजें हैं उसको दिखा करके आपको समझा सकूं। तो आपको ऐसी ही चीजों को सपोर्ट करना है जो आसानी से अवेलेबल हो, जो बच्चों के लिए बिल्कुल खतरे का काम ना करे, ऐसे ऑप्शंस पे आपको नजर डालनी है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप दहन वाली प्रक्रिया को समझा सकते हैं। पहला यह है कि एक अलार्म प्रणाली तैयार करें जो किसी पदार्थ के प्रज्वलन ताप तक गर्म होने से पहले बजने लग जाए। भाई ये पॉजिटिव तो है, आप एक अलार्म तैयार कर सकते हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान है जो क्लासरूम में आप अलार्म बना करके दिखा दोगे बच्चों को कि एक ऐसा अलार्म मैं बना रहा हूं कि जो कोई भी चीज गर्म, इतने हद तक गर्म होगी कि वो आग पकड़ने वाली है तो वो अलार्म बज जाएगा। ये तो एक कॉस्टली पर्सन वो आ गया ना, तो इसलिए ये नेगेटिव की तरफ चला जाता है, इतना कॉस्टली नहीं आपको देखना है। आगे देखते हैं कि समझाएं कि पानी और वायु किस प्रकार दहन को प्रभावित करते हैं। पानी मतलब डिस्क्राइब करो हाउ वाटर एंड इफेक्ट कंबंशन। तो केवल समझा देना ही पॉजिटिव नहीं है, आपको कुछ ना कुछ उसमें करके दिखाने वाले को सपोर्ट करना है। तो ये भी कुछ हद तक नेगेटिव है, अभी इसको मैं होल्ड पे चलता हूं। अगला ऑप्शन कह रहा है
अपने आसपास प्रकृति में मौजूद उन पदार्थों की सूची बनाए जो ज्वलनशील है। केवल आप सूची लिस्ट बना लीजिए कि आग, लकड़ी जल्दी जल जाता है, पेट्रोल जल्दी जल जाता है, इससे बच्चे के असेसमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या सीखेगा बच्चा? तो ये भी नेगेटिव की तरफ आंसर जाता है पूरी तरीके से। अगला ऑप्शन जाता है आपका बी और सी, डी में ऑप्शन हम देखेंगे क्या सही है। डी ऑप्शन कह रहा है आसानी से उपलब्ध चीजों का प्रयोग करके अग्निशामक यंत्र तैयार करना। यह बिल्कुल सही है। मैंने कहा ना कि जो चीजें आपके पास बहुत आसानी से उपयोग में आप इस्तेमाल हो जाए, मिल जाए, उसी चीजों को आप क्या करोगे, ज्यादा सपोर्ट करोगे, ताकि क्लासरूम में ही कुछ बना के दिखा सको। इसने कह दिया ना कि आसानी से उपलब्ध चीजों का प्रयोग करके अग्निशामक यंत्र तैयार करवाना। ठीक है, तो यहां पे जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आप लोग अच्छे से चीजें समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप हर एक अपने सब्जेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला आपसे कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। ठीक है भाई, विकास करना है, मानते हैं। आगे क्या कह रहा है, निम्न में से कौन विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आकलन करने का सूचक नहीं है? हमें यहाँ पे नेगेटिव आंसर अपना पकड़ना है, जो नेगेटिव की तरफ जा रहा हो। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखा है। पहला क्या कह रहा है, कारण कार्य संबंध को देखना, लुकिंग फॉर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है कि आप मान लो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य को मुख्य उद्देश्य क्या है उसके सिखा रहे हैं, तो आप कारण और कार्य के संबंध को तो जांचेंगे ही भाई कि कैसा चल रहा है। ठीक है ना, आगे क्या कह रहे हैं कि प्रेक्षणों में प्रतिमान और संबंधों की पहचान करना, यह भी कुछ हद तक पॉजिटिव है। अगला क्या कह रहा है, विज्ञान की काल्पनिक फिल्म दिखाना। अच्छा, वॉचिंग साइंस फिक्शन फिल्म, क्या केवल विज्ञान की कल्पना करने वाली फिल्म दिखाने से आप एक्सपेरिमेंटल ज्ञान को बढ़ावा दे सकते हैं? तो ये ही जो है काफी नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो अभी हम इसको आंसर पूरी तरह से नहीं मान रहे, होल्ड रख रहे हैं। आगे देखते हैं अगला क्या ऑप्शन कह रहा है आपसे। अगला क्या कह रहा है कि दैनिक परिघटनाओं के लिए सत्यभाषी व्याख्याओं को खोजना। ये तो सही है, रोजमर्रा की लाइफ में क्या चीजें चल रही हैं उन्हें ढूंढकर बच्चों के अंदर समझ विकसित करना, ये तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा, ये वाला जो सी ऑप्शन है यही बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका दिख रहा है। ठीक है ना, तो एक बार इस आंसर की भी हमें जांच कर लेता हूं ताकि कोई भी आप लोगों की त्रुटि ना रह जाए। ठीक है, तो 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा बस, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें भी डाउट लगा था। नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं, हमने बिल्कुल सही रखा है ये ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ये, क्योंकि केवल आप फिल्म दिखा करके आप ये बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं करवा सकते। ठीक है ना, कि हम आपको बस मूवी दिखाते रहें कि उससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाए, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी। चलो आगे बढ़ते हैं और देखें कोई क्वेश्चन है क्या। हाँ, एक और क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेते हैं अच्छे से। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है श्री राकेश ने अपनी कक्षा में रासायनिक परिवर्तनों, केमिकल चेंजेस की बात कर रहा है। देखिए, मिस्टर राकेश हैज टॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल चेंजेस इन हिज क्लास। ठीक है ना, अपने क्लास में रासायनिक परिवर्तन की अवधारणा समझाई है। छात्रों का आकलन करने के लिए, मतलब स्टूडेंट्स का असेसमेंट करने के लिए वह निम्नलिखित में से किस विकल्प को प्रामाणिक कार्य के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं? तो आपको चारों ऑप्शन में से देखना है कौन सा ज्यादा उपयोगी होगा, किस पक्ष में रासायनिक परिवर्तन सिखा रहे हैं वो। चलो इनके ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन है कि छात्रों को एक मैग्नीशियम पट्टी रिबन जलाकर उसमें होने वाले परिवर्तनों को देखने के लिए कहा जाए। क्या आप क्लासरूम में आग जलाने की बात करेंगे? ये बच्चों के लिए खतरा हो सकता है। मैंने आपसे बताया आपको अपनी क्लासरूम में ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि स्टूडेंट के स्वास्थ्य को लेकर के प्रॉब्लम आ सके या स्टूडेंट का पैसा ज्यादा खर्च हो सके। ऐसे क्वेश्चन को आप नेग्लेक्ट करोगे, तो यहाँ पे ये कट गया, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि चूने के पानी में गैस प्रवाहित करने की व्यवस्था स्थापित करना। भाई इतनी व्यवस्था करवाओगे तो आप क्या लैब बना दोगे क्या क्लासरूम को? ये भी आपको एक तरफ से नेगेटिव की तरफ ले जाता है, ये भी आपका आंसर उतना पॉजिटिव नहीं है। आगे देख लेते हैं अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर सुरक्षात्मक परत लगाने के लिए घोल तैयार कीजिए। ये कुछ हद तक सही है भाई। आप मान लो आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, आपके क्लास में खिड़की दरवाजे तो होंगे लोहे के, तो आप क्या करो, बच्चों से
वहां पे अवेलेबल कोई पेंट पॉलिश या ग्रीस कुछ भी है, उसको घोल करके, उसका घोल तैयार करके ये सिखा दो कि इस पे जो जंग लग रहा है इसको हम इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये एग्जांपल एक आसान है क्योंकि सारा कुछ आपके क्लासरूम में मिलने वाला है और इससे बच्चे को कोई खतरा भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये कुछ हद तक पॉजिटिव जा रहा है। अभी के लिए अभी एक ऑप्शन बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। पर अगला ऑप्शन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है रासायनिक परिवर्तन करने के लिए कम तापमान बनाए रखने के लिए शीतलन कक्ष तैयार। अरे भैया, आप क्या एसी रूम तैयार करवा दोगे, इतना शीतलन करवा दोगे, वह बर्फ वर्फ करवा दोगे क्या? ये भी एक तरह का नेगेटिव की तरफ जाता है, ये भी नहीं होगा। ये अब तक का सबसे पॉजिटिव आंसर जो मिला है, सी ऑप्शन मिल गया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। ये आसान है, जंग रोधक लोहे में कैसे जंग लगता है, कैसे उससे बचाव किया जा सकता है, ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं क्लासरूम में खड़े खड़े, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए और कोई क्वेश्चन है क्या आपके पास? नहीं। तो अभी ये आज का अपना अंतिम क्वेश्चन था और आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट तो जरूर किया करिए कि हाँ आप लोग कितनी क्लासेस देखे हैं, कंटिन्यूअस क्लासेस देख रहे हैं, या मैं और क्या क्या आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।